हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय शब्द और वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी तथा हिंदी शिक्षक परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे आने वाले टीआरई 4.0 के लिए भी यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से पढ़ना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्द क्या होता है, उसकी परिभाषा को जानेंगे, उनके प्रकार कितने हैं। भाषा की नींव में ध्वनि होती है और ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण बनते हैं और वर्णों की सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। परिभाषा हम लोग देख लेते हैं इस शब्द का। एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह ही शब्द कहलाती है। तो क्या कहलाती है शब्द? एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह ही शब्द कहलाती है। हम लोग कुछ मुख्य विश्लेषणात्मक बिंदु देख लेंगे जो कि यहाँ हम लोगों ने प्रयोग किया था। सार्थकता सार्थकता यह शब्द की अनिवार्य शर्त है। निरर्थक वर्ण समूह जैसे लम शब्द नहीं है, अर्थात जिस शब्द में सार्थकता होगी वही शब्द कहलाएगी। जैसे इस शब्द समूह में वर्ण समूह में देखिए क्या है, ये लम, ये निरर्थक है। स्वतंत्रता अर्थात शब्द का वाक्य के बाहर भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अर्थ होता है, अर्थात जो शब्द होता है वो अगर वाक्य से अलग हो तो भी उसका एक अस्तित्व होता है, उसका एक अपना अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है, अर्थात वो केवल वाक्य में ही वो अपने अर्थ को लिए नहीं रहता है, जबकि अगर वो वाक्य से बाहर भी चला जाता है तो अपना अर्थ और अस्तित्व बनाए रखता है। पद देखते हैं हम लोग। जब कोई शब्द वाक्य के प्रभाव में प्रयुक्त होता है तब वह व्याकरण के नियमों लिंग वचन कारक से बंध जाता है, तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। अर्थात जब जो हमारा शब्द है वो व्याकरण के नियमों जैसे लिंग वचन और कारक से बंध जाता है तो वो शब्द न रहकर पद कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। क म ल 3 वर्ण है, इन्हें मिलाकर कमल क्या है, एक सार्थक शब्द बनता है जिसका अर्थ एक फूल है, वही लकम। अर्थात ये जो शब्दों के मेल को अगर आप बदल देते हैं तो लकम भी वर्णों का ही समूह है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ये वर्णों का ही समूह, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं कहलाएगा। ये शब्द क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसकी सार्थकता नहीं, इस शब्द की कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये शब्द में शब्द नहीं कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार देखते हैं क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थात उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई है। इस आधार पर यह देखा जाता है कि शब्द कहाँ से आया है। इसके 5 भेद हैं। तो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों अपना ले गए, अर्थात कोई परिवर्तन, कोई उसमें कुछ सुधार नहीं किया गया, उसे यूं जैसा था वो संस्कृत में वैसा ही अपने हिंदी में भी अपना लिया गया है, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं। अग्नि, सूर्य, दुग्ध, क्षेत्र, राशि और पुस्तक, ये सब जो हमारे उदाहरण हैं ये कहाँ से लिए गए? ये सब तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में ले लिए गए बिना किसी परिवर्तन के। और हम लोग तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत शब्दों में जो थोड़ी बहुत उसके रूप में परिवर्तन कर हम लोग अपनी हिंदी में प्रयोग लाते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाता है। उसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। आग किससे बना है? अग्नि से। सूरज, सूर्य से। दूध, दूध से। खेत, क्षेत्र से। रात किससे? तो रात्रि से। जैसे शब्द अब हम लोग देखते हैं। वे सब जो भारत के स्थानीय बोलियों, क्षेत्रीय भाषाओं या आम जनजीवन में आवश्यकता अनुसार स्वयं बन गए, अर्थात आम जनजीवन की जो जरूरत पड़ने पर जब शब्दों का स्थानीय बोली, क्षेत्रीय भाषा में निर्माण हुआ तो वे शब्द क्या कहलाए? देशज शब्द कहलाए। उदाहरण देखते हैं। लोटा, पगड़ी, पीठ, गाड़ी, थैला, खिड़की, जुगाड़ इत्यादि, ये सब जो शब्द हैं ये क्या है? देशज शब्द है, जो हमारी जनजीवन के आवश्यकता अनुसार ये निर्माण किए गए। इसका निर्माण स्थानीय बोली, क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ। अब हम लोग देखते हैं विदेशी आगत, अर्थात वे शब्द जो विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की
आदि से किसमें आए, हिंदी में आए, हमारी भाषा में। ये शब्द किस भाषा से, तो विदेश की जो भाषा थी संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, उससे हमारे हिंदी में आए हैं, तो वे विदेशी शब्द कहलाएं। उसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। स्कूल, डॉक्टर, पुलिस, किताब, ये सब जो शब्द हैं, ये स्कूल, डॉक्टर, पुलिस का कहाँ से लिए गए, तो अंग्रेजी शब्द से लिए गए। वहीं किताब, कानून, ये कहाँ के शब्द, अरबी के। आदमी, दुकान, ये कहाँ के, फारसी। वहीं कैंची, चाकू, तुर्की, ये ऐसे कई सारे शब्द हैं, और भी शब्द बहुत सारे हैं जिसे हम लोगों ने अपनी हिंदी भाषा में इस्तेमाल में ले लिया है। तो हम लोग देखते हैं अगला, संकर शब्द। वे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जो संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं उसके मेल से बने, वे क्या है, संकर शब्द हैं। उदाहरण लोग देते हैं, जो रेलगाड़ी है, रेल किससे लिया गया, अंग्रेजी से, गाड़ी हमारी हिंदी की है। इन सब से मिलकर क्या बन गया है, रेलगाड़ी बना है। टिकर घर देखते हैं, टिकट कहाँ की है, अंग्रेजी की, घर कहाँ की, हिंदी की, तो टिकर घर बन गया। वर्षगांठ देखते हैं, वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ किसका है, तो हिंदी का, इससे क्या हो गया, वर्षगांठ। तो ये सब संकर शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं रचना और बनावट के आधार पर। यह वर्गीकरण शब्द की आंतरिक संरचना या निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। इसके कितने भेद हैं, इसके भी 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और वे किसी विशेष अर्थ के लिए परंपरा से प्रचलित हैं। उदाहरण देखते हैं, घर, घ प्लस र का कोई अर्थ नहीं है। कल, जल, नाक और कान। यौगिक शब्द देखते हैं हम लोग, वे शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। खंड करने पर भी प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है, अर्थात इस शब्द का आप खंड करेंगे तो ये जो खंडित शब्द होंगे उनका भी एक अपना अलग अर्थ होगा। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण में, विद्यालय, विद्यालय का आप खंड करते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय का भी एक अलग अर्थ है, अपना अर्थ है, और आलय का भी अपना अर्थ है, आलय अर्थात घर। उसी तरह राजपुरुष का देखते हैं, इसको आप खंड करते हैं, राजा प्लस पुरुष, तो राजा का भी एक अपना अर्थ है, पुरुष का भी एक अपना अर्थ है। उसी तरह देशभक्ति, देश का भी अपना है, भक्ति का भी अपना है। हिमालय में भी देखते हैं, हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ पहाड़, इसका अलग अपना अर्थ है, आलय का भी स्वयं का अर्थ है, घर। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं योग रूढ़ शब्द। ये शब्द यौगिक तो होते हैं, 2 शब्दों से बने हैं, लेकिन समान अर्थ न देकर किसी विशेष या तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ प्रचलित हो जाते हैं। अर्थात ये शब्द जो हैं ये यौगिक तो हैं, लेकिन जब ये समान अर्थ न देकर किसी विशेष या तीसरे अर्थ के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं हम लोग उदाहरण, पंकज, जिसे आपने इसका पंक प्लस ज, दोनों का अपना अपना अर्थ भी है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भी है, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका अर्थ क्या है यहाँ, कमल। आप कमल को पंकज भी कहते हैं। दशानन, 10 प्लस आनंद, दोनों का अपना अपना अर्थ है। 10 सिर वाला, अर्थ केवल रावण है। दशानंद किसके लिए बोला जाता है, रावण के लिए प्रयुक्त होता है। नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव के लिए। ये क्या हो जाती है, योग रूढ़ शब्द है, जो किसी विशेष या तीसरे अर्थ के लिए प्रचलित हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर। यह वर्गीकरण शब्द के अर्थ देने की क्षमता पर आधारित है। सार्थक शब्द देखते हैं, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थकों शब्द का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग उदाहरण में, रोटी, पानी, पुस्तक, विद्यालय इत्यादि। निरर्थक शब्द देखते हैं हम लोग, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं, वोटी, वाणी, डंडा, वंडा। समानतः बोलचाल में सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। ये जो निरर्थक शब्द होते हुए हमारे आम चाल की भाषा में समानतः सार्थक शब्द के साथ ही प्रयोग हो जाते हैं। डंडा, वंडा, रोटी, वोटी। तो ये जो वोटी है, वाणी है, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द है। अब हम लोग देखते हैं कि सार्थक शब्दों को भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोमादि। यह वर्गीकरण वैचारिक स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण है। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिनका समानतः केवल एक ही अर्थ होता है। उदाहरण देख लेते हैं, पुस्तक, नदी, दीवार इत्यादि। अनेकार्थी शब्द संदर्भ बदलने पर एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, अर्थात अगर उसका संदर्भ आप बदल देंगे, किसी और संदर्भ प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, कर का हाथ, टैक्स, किरण, अपने अपने जो संदर्भ बदलते जाएंगे उनका अर्थ बदलता जाएगा। अगर आप कर बजट के रूप में बात करेंगे तो उसका टैक्स हो जाएगा। उसी तरह अंक में देखते हैं, संख्या, गो, नाटक,
का अर्थात भाग, अपने अपने अगर संदर्भ बदलते जाएंगे इनका अर्थ भी बदलते जाएगा। उसके बाद पर्यायवाची समानार्थी शब्द देखते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। उदाहरण देखते हैं, हवा का समानार्थी शब्द क्या है? पवन, वायु और समीर। उसी तरह विलोम विपरीतार्थक शब्द हैं, वो होते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द। उदाहरण देखते हैं, रात दिन, सुख दुख इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थात जो व्याकरण में प्रयोग होते हैं। यह वर्गीकरण वाक्य में शब्द के कार्य और उसमें होने वाले परिवर्तन अर्थात विकार पर आधारित होता है। विकारी शब्द हम लोग देखते हैं, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपने आप को बदलते रहता है, जैसा काल, वचन, कारक या काल होगा, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद। संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम। उदाहरण देते, लड़का, कुत्ता, बिल्ली। ये क्या कहते हैं? ये संज्ञा जो होते हैं लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए भी विकारी शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, हो इत्यादि। विशेषण में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। उदाहरण, अच्छा, बड़ा, सुंदर। वही क्रिया जिससे किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है। उदाहरण, खाना, जाना, दौड़ना इत्यादि। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द या अवयव शब्द, अर्थात जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं। अर्थात ये सब संज्ञा, लिंग इसके अनुसार नहीं बदलती, ये हमेशा अपने ही रूप में रहते, एक ही रूप में। क्रिया विशेषण, इसके रूप कौन कौन से? 4 हैं क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण देखते हैं, धीरे धीरे, जल्दी, यहाँ, अभी। संबंधबोधक, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। उदाहरण देखते हैं, के पास, के ऊपर, के बिना इत्यादि। समुच्चयबोधक, जो 2 या शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण देखते हैं, और, तथा, किंतु, परंतु। विस्मयादि बोधक, जो मन के भाव, हर्ष, शोक, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। उदाहरण देखते हैं, अरे, वाह, हाय। ये शब्द हैं, ये क्या हैं? अविकारी शब्द हैं, जो कि जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं था, हर स्थिति में सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं शब्दार्थ ग्रहण क्या होता है। शब्दार्थ ग्रहण का तात्पर्य है शब्द से अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया। जो शब्द से जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? शब्दार्थ ग्रहण। बच्चे समाज में विभिन्न शब्दों के अर्थ को कैसे समझते हैं, इसका गहन अध्ययन भारतीय भाषा चिंतन में किया गया है। इस प्रक्रिया को शक्ति कहा जाता है। ये जो शब्दार्थ ग्रहण की प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। शब्दार्थ ग्रहण के 8 साधन माने गए हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शब्दार्थ ग्रहण के कितने साधन माने गए? 8। पहला तो व्याकरण, अर्थात भाषा के व्याकरणिक नियमों के आधार पर, भाषा के जो व्याकरण नियम हैं उनके आधार पर हम जो शब्द ग्रहण करते हैं वो होता है। उपमान, अर्थात उपमा या तुलना के आधार पर। कोश, शब्दकोश में दिए गए अर्थ से। आप्तवाक्य, अर्थात विद्वानों या प्रामाणिक व्यक्तियों के वाक्यों से। वृद्ध व्यवहार, अर्थात बुजुर्गों और समाज में प्रचलित जो व्यवहार है उससे हम जो सीखते हैं उससे। वाक्य शेष, अर्थात वाक्य में बाकी बचे हिस्से से अनुमान लगाते हैं हम लोग। विवर्ती, अर्थात विस्तार या व्याख्या से। सिद्ध पद, सानिध्य, अर्थात पूर्व में ज्ञात शब्दों के पास होने से। ये थे शब्दार्थ ग्रहण के साधन। अब हम लोग देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति भारतीय काव्यशास्त्र और हिंदी व्याकरण का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह शब्द और अर्थ के बीच के संबंध को स्पष्ट करती है, अर्थात जो शब्द शक्ति है वो शब्द और अर्थ के बीच के संबंध को स्पष्ट करती है। परिभाषा देखते हैं हम लोग। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार। व्यापार अर्थात यहाँ कार्य कारण संबंध। जो वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ का जो हमारे बोध कराने वाले कार्य कारण संबंध को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। इसका हम लोग सरल अर्थों में देखते हैं। यह वह शक्ति है जिसके कारण एक शब्द अपने मुख्य अर्थ, लक्षित अर्थ या व्यंग्यार्थक को पाठक या श्रोता तक पहुंचाता है। अर्थात जो शब्द हमने बोला है वो पाठक तक किस रूप में पहुंचेगा, वो क्या है? शब्द की शक्ति है। शब्द शक्ति के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो 3 मुख्य भेद होते हैं।
अविधा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अविधा शब्द शक्ति क्या होता है? जिस शब्द शक्ति से शब्द के मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अविधा कहते हैं। इसमें कही गई बात का सीधा अर्थ लिया जाता है, इसे प्रथमा शक्ति भी कहते हैं। अर्थात अविधा में क्या होता है? जो आपने कहा है उसका सीधा अर्थ वही होगा। उदाहरण देख लेते हैं। गाय दूध देती है, यहाँ गाय का सीधा अर्थ जानवर है और कुछ अर्थ नहीं है। अर्थात गाय दूध देती है तो यहाँ गाय ही, बस गाय का अर्थ है जानवर। मोहन पढ़ता है, पढ़ने का सीधा अर्थ कार्य हो रहा है। और हम लोग देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ मुख्यार्थ अर्थात मुख्य का जो अर्थ है सीधे अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर किसी रूढ़ि या विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात शब्द का जो प्रयोजन होता है वो किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर जो दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सुरेश तो गधा है, यहाँ गधा का मुख्य अर्थ जानवर नहीं है। अर्थात ये सुरेश कोई जानवर तो है नहीं बल्कि मूर्ख व्यक्ति है। यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया। अर्थात सुरेश को यहाँ गधा जानवर नहीं बताया जा रहा। अर्थात वो जो मूर्खता है उसकी इसलिए उसे कहा गया है सुरेश तो गधा है। अर्थात यहाँ दूसरा अर्थ लिया गया है जो हमारी परंपरा विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया गया। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। सैनिकों ने कमर कस ली। कमर कसने का अर्थ है यहाँ तैयार होना, यह प्रयोजन है। तो ये जो शब्द शक्ति थी ये कौन सी है? लक्षणा, जिसमें सीधे अर्थ नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ ना अविधा से प्रकट होता है ना लक्षणा से, बल्कि पाठक या श्रोता कथन के संदर्भ या स्थिति के अनुसार कोई अन्य विशेष अर्थ निकालता है, तब वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात ना तो इस शब्द का सीधा अर्थ होता है ना कोई और, बल्कि जो पाठक और श्रोता अपने कथन या संदर्भ या परिस्थिति के अनुसार कोई अन्य विशेष अर्थ जब निकालते हैं तो वहाँ क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। किसी ने कहा संध्या हो गई, ये शब्द कहा गया। अब हम लोग देखते हैं इसका अर्थ, मुख्य अर्थ क्या होगा? कि सूरज का अस्त हो जाना, तब होती है संध्या। परंतु एक चरवाहा के लिए इसका क्या अर्थ होगा? अगर चरवाहा बोलता है कि संध्या हो गई तो इसका अर्थ क्या होगा? कि घर लौटने का अब समय हो गया, हमें अब घर लौटना चाहिए। वहीं अगर एक पुजारी बोलता है कि आरती का समय, पुजारी के लिए संध्या हो गई, अर्थात वो अब उसे आरती करना है। तो यहाँ एक ही वाक्य अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अर्थात अगर संदर्भ बदलता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका व्यंजना शब्द शक्ति हो जाता है। अगर सीधा अर्थ है तो वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ अविधा शब्द शक्ति हो जाएगा। अगर वो जो शब्द का सीधा वही अर्थ होगा तो अर्थात वो अविधा होगा। अगर विशेष प्रयोजन के आधार पर हुआ तो लक्षणा हो जाएगा, और अगर संदर्भ या स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा शब्द तो वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। अब हम लोग जो परीक्षा में पूछे जाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसे भी देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अग्नि शब्द हिंदी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपसे पूछा अग्नि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? इसका अभी आपने देखा था, रेलगाड़ी दो शब्दों के मेल से बना था, रेल प्लस गाड़ी। तो ये कौन सा शब्द हो गया? ऑप्शन डी इसका संकर्ष का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न, जिस शब्द के सार्थक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रूढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न, किताब और कानून शब्द हिंदी में किस भाषा से आए हैं? तो ये किससे आए हैं? तो ये अरबी भाषा से आए हैं हिंदी में। अगला प्रश्न, पंकज शब्द का सही वर्गीकरण क्या है? इसका सही उत्तर है योगरूढ़ है, क्योंकि पंख प्लस ज से बना है, दोनों का अपना अपना एक अर्थ है और ये किसी विशेष अर्थ के लिए पंकज अर्थात कमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो ये योगरूढ़ हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण के आधार पर जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, और यहाँ जो है अविकारी शब्द है इसका। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, दूध शब्द जो दुग्ध से विकसित हुआ है क्या कहलाता है? तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तद्भव, क्योंकि ये संस्कृत शब्द दुग्ध से लिया गया है।
अगला प्रश्न, शब्द के मुख्य अर्थ वाचार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अविधा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सुरेश तो गधा, इस वाक्य में गधा शब्द किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्षणा अर्थात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जहां मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्षणा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शाम के 5 बज गए, इस वाक्य में इस वाक्य से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ निकालना, जैसे किसी के लिए घर जाने का समय, किसी के लिए दुकान बंद करने का समय, किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना अर्थात संदर्भ के अनुसार जब शब्द का अर्थ बदलता है तो वो क्या कहलाता है? वो शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द शक्ति में वाच्यार्थ या और लक्षणार्थ से भिन्न एक नया अर्थ निकलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अविधा शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाला अर्थ क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्यार्थ अर्थात वाच्यार्थ। अगला प्रश्न, शब्दार्थ ग्रहण मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया है। आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है, लीची शब्द हिंदी में किस विदेशी भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है तुर्की, अरबी, चीनी और फारसी। आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।